नमस्कार साथियों, मैं राहुल चौधरी अध्याय करियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 21 दिन का टारगेट बेस चल रहा है, उसी में हम ऐड करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लासें। रीजनिंग की क्लासें मेरे द्वारा ली जाएगी और रोज ली जाएगी। रोज प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें वीडियो अपलोड होंगे और लाइव क्लासेस चलेगी। तो उस हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो ग्रुप डी में रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, ग्रुप डी एग्जाम है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो रीजनिंग सब्जेक्ट का ही रहेगा। और रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से 90% क्वेश्चन आपके में कहीं दिक्कत नहीं आने देगी पेपर में। अगर आपने प्ले लिस्ट पूरी देखी है, 21 दिन का टारगेट भी हमारा पूरा किया आप लोगों ने, तो रीजनिंग में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। अब इसकी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चनों पे आते हैं और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन रोज रहेंगे। और इनकी क्लासेस डेली चलेगी। डेली बेस पे आपको सुबह या शाम को जैसे भी टाइम मिलेगा आपको लाइव अपडेट कर दिया जाएगा और लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। आज अपलोडेड क्लास है, इसके बाद में से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो रेगुलर बेस पे आपसे ली जाएगी। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रीजनिंग के न्याय निगमन यूनिट से आया है, ये आपको पता चल रहा है, जिसमें कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं। इसके बेस पे अपन को सॉल्यूशन फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है वेन आरेख। वेन आरेख अगर आपको प्रॉपर बनाना आता है तो तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई खास बात नहीं है। वेन आरेख आपको अच्छी तरह आना चाहिए। वेन आरेख अगर आपने बना लिया तो ऐसे क्वेश्चनों में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत सिंपल होते हैं। वेन आरेख से देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसलिए इस पे फोकस जो मेन चीज है वो है वेन आरेख का। वेन आरेख आपको बनाना आना चाहिए। तो वेन आरेख की बात करते हैं अपन कैसे बनाएंगे। जो वेन आरेख है वो अपना वेन आरेख बनता है हमेशा खतन से, कि अपन को खतन में क्या कह रखा है उसके आधार पे वेन आरेख बनता है। फिर वेन आरेख को देखा जाता है निष्कर्ष से, उससे सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। फिर ऑप्शन अपन सिलेक्ट करते हैं, भाई कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो वेन आरेख खतन से बनता है, तो पहला वेन आरेख बनाते हैं। फर्स्ट खतन क्या बोल रहा है? फर्स्ट खतन बोल रहा है सभी गोदाम भंडार गृह है। अब इसमें जितने भी अलग अलग जो अपने पास वस्तु रहेगी या जो भी अपनी स्थिति रहेगी उसके हिसाब से अलग अलग वेन आरेख बनेंगे। जैसे इसमें गोदाम आ गया और भंडार गृह आ गया, दो चीजों का अपन को उसमें नाम लिया गया है। तो सबसे पहले भंडार गृह बनाते हैं। ये अपना भंडार गृह बन गया। अब ये क्या बोल रहा है? सभी गोदाम भंडार गृह के अंदर है। जब सभी वर्ड इस्तेमाल होता है तो जो बनेगा वो इसके अंदर आएगा पूरा। ये हो गया अपना गोदाम। गोदाम इसके अंदर पूरा क्यों आ रहा है ये आपको आइडिया लग रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये साफ साफ बोल रहा है कि सभी गोदाम भंडार गृह के अंदर है, तो अंदर आ गया। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है? कुछ भंडार गृह भवन है। अलग से एक आ गया, फिर से तो फिर से एक आरेख बनेगा, उसको बनाते हैं अपन। ये अपना हो गया भवन।
अब ये यहाँ पर कुछ वर्ड का यूज कर रहा है, मतलब कुछ ही भंडार गृह भवन है। ये भंडार गृह है और ये भवन है, ये कुछ जो है ना ये रहा, यहां से डिनोट किया गया है ना, कुछ भंडार गृह भवन है। तो वो पार्ट अपन को फाइंड हो गया, ये रहा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन फाइंड होगा हमेशा निष्कर्ष से। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? निष्कर्ष में फर्स्ट वाक्य बोल रहा है कोई भी भवन भंडार गृह नहीं है। भवन कौन सा है? ये रहा। भंडार गृह नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भंडार गृह है, साफ साफ आपको दिख रहा है इसमें। ये जो पार्ट है ये भंडार गृह का है। तो फर्स्ट जो वाक्य है यही गलत हो गया। जो अगला सेंटेंस इसमें यूज ले रहा है वो ले रहा है इसमें कुछ गोदाम भवन है। गोदाम वाला पार्ट कौन सा है? ये रहा। अब ये बोल रहा है भवन है, भवन वाला कौन सा है? ये रहा। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दूसरा भी गलत हो गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं इसमें अपन। पहला क्या बोल रहा है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, जो कि नहीं करता है। दूसरा क्या बोल रहा है? सेकंड करता है, सेकंड भी नहीं करता है। तीसरा बोल रहा है केवल सेकंड करता है, वो भी नहीं हो रहा है। इसमें लास्ट ऑप्शन आएगा न तो फर्स्ट करता है और न ही सेकंड करता है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों सेंटेंस को कथन को अनुसरण नहीं करते हैं। उस बेस पे इसका लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रीजनिंग के दिशा सूचक से आया हुआ है, जिसमें दिशा का ज्ञान आपको चेक किया जाएगा, भाई दिशा का ज्ञान क्या है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप दिशा सूचक बना लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है इसको सोल्व करने का। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ये बनाना जरूरी है, वरना फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और इसको बना के ही मैं मानता हूँ सोल्व करिए। सोल्व करने का सिंपल सा आंसर है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा। एक व्यक्ति पूरे दिशा में चला और 39 मीटर चला। तो वो मान लीजिए वो व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, माना कि वो व्यक्ति यहाँ पर है और वो पूर्व दिशा की ओर चलता है 39 मीटर। ठीक है, अब इसमें जो आप सोल्व करते हो ये एरो का निशान लगाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, सॉल्यूशन के हिसाब से। क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि इसका पेस किस तरफ है, जो बंदे खड़ा है इस तरफ, और इसका राइट साइड कौन सा है? ये रहा। लेफ्ट साइड ये रहा। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? बायां भाग, बाएं तरफ। राइट साइड को क्या बोलते हैं? दायां भाग। ये तो बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन गलत होने का रीजन वहीं से होता है, क्योंकि बेसिक डायरेक्शन का अगर आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा ना। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एरो का निशान लगा के चलो। उससे क्या आपको आइडिया रहेगा कि जो बंदा चल रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है। एरो का निशान आपने इधर लगाया, इसका मतलब उसका फेस इस तरफ है, उसका राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, या दायां भाग ये है, उसका बायां भाग ये है। तो ये क्या फिर सॉल्यूशन में अपन को बहुत आसान होता है। राइट साइड समझने का बेस्ट तरीका है, जिस हाथ से अपन को खाना खाते हैं उसको बायां हाथ बोलते हैं, उसको राइट हैंड है। मोस्टली उससे जाते हैं, कुछ लेफ्ट से भी जाते हैं, वो अलग बात है। बाकी पहचानने का तरीका ये है, अगर आप भूल जाते हो तो ठीक है। राइट साइड ये, लेफ्ट साइड है, राइट को बोलते हैं दायां और लेफ्ट को बोलते हैं बायां। अब इसके ये बेसिक यहाँ से अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा, कहीं भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। ये इधर चला 39 मीटर। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 9 मीटर चलने के बाद उसने एहसास हुआ कि वह गलत रास्ता अपना चुका है। बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर किधर है इसका? इस तरफ। कितना मीटर चला? 9 मीटर।
और यहाँ पहुंचने पे उसको एहसास हुआ कि वो गलत दिशा में आ गया है, और फिर वो वापस मुड़ा। अब वापस मुड़ने का मतलब क्या, वापस वेग आएगा। मुड़ने का मतलब वो ये होता है भाई, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें पता चला कि गलत चले गए, तो आप वापस उसी में आओगे। वापस कितना आया वो, 80 मीटर। यहाँ पे मीटर का कोई कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि ये दिशा पूछ रहा है, वो किस दिशा की ओर देख रहा है। तो इसमें ये एरो बहुत काम आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये हमेशा बना के ना आप, क्योंकि एरो इधर है तो इसका फेस इस तरफ, और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। बस बेसिक चीजों पे फोकस रखो, क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है अपन को, वो अक्षर श्रृंखला, रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है, उसके बेस पे अपन को दिया हुआ है। इसमें जो फाइंड करना है, ये बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 समान, एक समान वैरायटी रखते हैं, और एक असमान है, वो असंगत है। वो किस आधार पे असंगत है, वो पैटर्न अपन को इसमें फाइंड करना है। 3 कुछ ना किसी तरीके से एक समान है, और एक जो है वो असंगत है। असंगत मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ अलग है तीनों ऑप्शनों से। तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपल सा इसका तरीका है, इसमें आप फाइंड करेंगे ई को एच +3 करने पर आता है, पैटर्न फाइंड करने। प्लस ई में +3 करा तो ई एफ जी एच, एच आ गया। एच में +3 करोगे आप तो के आएगा। के में +2 करने पर एम आ रहा है। पता यहां चल रहा है भाई, डिफरेंस यहां हो रहा है, बट ऑप्शन अपन सभी चेक करेंगे कि यही सही है या कुछ अलग और है इसमें, वो अपन चेक करते हुए चलेंगे। इसकी बात करते हैं। एम में +3 करा, पी आ गया। पी में +3 करा, एस आ गया। एस में +3 करा तो वी आ गया। सही चल रहा है पैटर्न। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। एम में +3 करा, डी आ गया। डी में +3 करा, जी आ गया। और जी में +3 करा, जे आ गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। बी में +3 करा, ए आ गया। ए में +3 करा, एच आ गया। और एच में +3 करा तो क्या आ गया। सब में +3 हो रहा है, पैटर्न बन रहा है। ये तीनों समान हो रहे हैं क्योंकि सब में 3 ऐड हो रहा है। इसमें भी 3 हो रहा है, लास्ट में आके 2 ऐड हो रहा है, तो ये विसंगत हो गया। तो ऑप्शन ए। सॉल्यूशन समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज्यादा खास नहीं है, पैटर्न फाइंड करना है। ऑप्शन में समानता देख ली, तीनों में +3 ऐड हो रहे से ये वर्ड बन रहा है। उसमें एक में लास्ट में 2 ऐड हो रहा है, तो वह असंगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, वो रीजनिंग के कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट से है। कौन से पार्ट से है, कोडिंग एंड डिकोडिंग यूनिट से है। सिंपल सा है, इसमें क्या करना होता है, कोडिंग और डिकोडिंग का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, उसका सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले पैटर्न फाइंड कर लो। पैटर्न किसके बीच में, कौन सा वर्ड बता रहा है, जैसे कि इस वर्ड को इसमें लिखा गया है, तो इसमें लिखने का जो पैटर्न है, कौन से रूल एंड रेगुलेशन से लिखा गया है, वो पैटर्न अगर आपने फाइंड कर लिया तो अगला आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। तो कोडिंग और डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व करने का बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जिस वर्ड को जिसमें चेंज कर रहा है उसका पैटर्न फाइंड कर लो आप। जैसे ही पैटर्न आपको मिल गया तो अगला क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया। तो इसमें फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले वर्ड लिख लीजिए आप, आई एम पी यू डी
ई एन एन टी। ये इसको किस में चेंज कर रहा है? इस वर्ड को इसमें लिख सकते हैं, तो इसको यहां लिखते हैं पी एफ एक्स एम एच ए डब्ल्यू के। अब इसमें आप पैटर्न फाइंड करो कि कौन सा बन रहा है। जब ध्यान से देखोगे आप, इसमें -3 करा तो ऐप आ रहा है, इसमें +3 करा तो पी आ रहा है। पैटर्न बन रहा है। अगले में देख के, इसमें -3 करा तो एम आ रहा है, इसमें +3 करा तो एक्स आ रहा है। पैटर्न बन गया। सारे में ऐसे बन रहा है। इसमें -3 हो गया। अल्टरनेटिव चल रहा है। पैटर्न में ज्यादा कुछ खास नहीं होता, किसी में अल्टरनेटिव करता है, किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी में ऐड हो रहा है। अब ये आप बोलोगे भाई पैटर्न कैसे समझ में आएगा? पैटर्न का फाइंड करने का बस जितने आप प्रैक्टिस करोगे उसको देखते ही आइडिया लग जाएगा इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। पैटर्न का सबसे बेस्ट तरीका फाइंड यही है कि इन क्वेश्चनों की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतनी जल्दी आसानी से आप पैटर्न पकड़ पाओगे। अब पैटर्न जब समझ में आ गया है तो जो अपन को वर्ड दिया है उसको लिखना है। वर्ड क्या दिया हुआ है? ए बी एन ओ आर एम ए एन। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे। एन एन क्या करना है? इसको -3, इसको +3। सिंपल सा है। एन में -3 करा तो पीछे जाएगा, पीछे जेड वाई एंड एक्स। इसमें +3 करा तो सी डी एंड ई। तो पहला वर्ड क्या बन रहा है? ई और एक्स। ई और एक्स किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब इन 2 में फाइंड करना है कि आगे कौन सा ऑप्शन आएगा। -3 +3। ओ में +3 करोगे तो ओ पी क्यू आर। इसमें -3 करोगे, आर किस में आ रहा है? आर भी दोनों में आ रहा है, तो यहां से भी अभी अपन को आइडिया नहीं लग रहा है। तो एन में आते हैं। एन में -3 करना है तो एम को पीछे चलाओ। तो एन को जब पीछे चलाओगे तो आएगा क्या? के एम। तो इसमें क्या किस में आ रहा है? ये रहा ऑप्शन सी। मिल गया आंसर। बहुत सिंपल था। बस यही से आइडिया लग जाता है, +3 -3 करके आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, न्याय निगम वाला। कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। इसका वही बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे आसान तरीका, वेन आरेख आपको बनाना आना चाहिए। वेन आरेख किससे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है। वेन आरेख सबसे पहले बनाओ। वेन आरेख बनाते ही आपका सॉल्यूशन फिक्स है। वेन आरेख बनेगा कथन से। कथन में फर्स्ट क्या क्या हुआ है? कुछ पैसे रुपए हैं। सबसे पहले बना लो रुपए, ये बन गए। अब बोल रहा है कुछ पैसे, तो ये कुछ पैसे आ गए। कुछ पैसे रुपए हैं। अब अगला क्या बोल रहा है? सभी रुपए धन है। सभी, फिर से बोल रहा हूं, सभी का वर्ड यूज करते ही पूरा अंदर आएगा। क्या है? धन है। तो धन वाला गोला ये है धन। तीसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है इसमें? कोई धन जल नहीं है। कोई भी धन जल नहीं है, तो जल का क्या होगा? अलग से गोला बनेगा। जैसे ये बना दिया, ये हो गया जल।
और ये धन और जल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी धन जल नहीं है, जल का ये अलग से कॉलम बन गया। अब इसी को सोल्व करते हैं। चलो ये कॉलम मैं इधर बना देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। यहाँ बना दिया जल, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अगला। अब सॉल्यूशन करने के लिए क्या बोलते हैं, निष्कर्ष में आओ। निष्कर्ष का कौन सा कथन मैच खा रहा है, अनुसरण कर रहा है, वही आपका ऑप्शन है। पहला क्या बोल रहा है, कुछ रुपए जल है, रुपए वाला कॉलम कॉलम सॉरी रुपए वाला कॉलम ये रहा, जल है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहला कथन ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ धन जल है, ये भी गलत है। ये तो यहीं पर बोल रहा है कि कोई धन जल नहीं है, और ये बोल रहा है कुछ धन जल है, तो इसमें दोनों गलत हो गए। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। ऑप्शन डी सही हो गया, क्योंकि दोनों का अनुसरण नहीं करता। बिल्कुल सिंपल सा है। इसका वेन आरेख अगर आपने बना लिया ना, वेन आरेख बहुत सिंपल है। वेन आरेख जो इसमें जो जितने दिए हुए हैं उस हिसाब से कुछ तो ये पार्ट आएगा, सभी का वर्ड पे ध्यान दो, ये सभी आ गया तो पूरा अंदर आ जाएगा। वेन आरेख अगर आपका बन गया ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व है और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है संख्या श्रृंखला से। रीजनिंग की यूनिट है संख्या श्रृंखला। इसमें क्या होता है, इसमें अपन को जो क्वेश्चन क्वेश्चन मात्र की है वहां की संख्या अपन को फाइंड करनी होती है, ये ज्ञात करनी होती है, या अपन को देखना होता है। इसमें भी वही सिंपल सा है, कोडिंग डिकोडिंग वाले जैसे पैटर्न फाइंड करना होता है। पैटर्न इनमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा किसी में प्लस कर दिया, किसी में माइनस कर दिया, किसी में प्लस माइनस अल्टरनेटिव कर रहे हैं, एक जोड़ दिया, दो घटा रहे हैं, तीन जोड़ दिया, या किसी में क्यूब कर रहे हैं, किसी का स्क्वायर करके ऐड हो रहा है, किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है। मोस्टली जो पैटर्न है यही आते हैं, और इनकी आपको एबिट हो जाएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको आइडिया लगेगा। 16 से 35, 16 से 35 कैसे बनेगा, 16 × 2 32, 32 में 3 ऐड करा 35। 35 से 67 कैसे बनेगा, 35 × 2 70, 70 में से 3 घटाए 67। अब यहां से पैटर्न फाइंड हो रहा है कि मल्टीप्लाई 2 से कॉमन है, बट ये अल्टरनेटिव चल रहा है +3 -3 +3 -3, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 67 से 137 बन रहा है। 137 कैसे बनेगा, 67 × 2 +3, 137 आ गया। 137 से 271 कैसे बनेगा, 137 × 2 -3, अल्टरनेटिव चल रहा है। अब अगली संख्या फाइंड करनी है, अगली सिंपल है। अगली को फाइंड करने के लिए 271 × 2 +3, इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, 545, और यही आपका आंसर है। कुछ नहीं, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, अल्टरनेटिव। ये जो 3 है ये अल्टरनेटिव चल रहा है, ये कॉमन है, ये सब में लागू है, सब में मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और +3 -3 कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग से आया है। कोडिंग एंड डिकोडिंग जब भी नाम आ जाए उसको फाइंड करने का सिंपल सा, मैंने आपको बार बार एक ही तरीका बताया है कि जो भी वर्ड जिसमें भी बन रहा है उसका पैटर्न फाइंड कर लो, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो गया। जैसे इसमें ये बोल रहा है कि फ्लावर
इस वर्ड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का जो पैटर्न अपन ने फाइंड कर लिया ना दोनों का, तो अगला तो सिंपल है, सोल्व हो गया। तो पैटर्न फाइंड करना होता है इनके अंदर। पैटर्न का मतलब ये है कि ये इसमें किस रूल से बन रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या अल्टरनेटिव नंबर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसकी बात करते हैं। फ्लोर है, फ्लोर चेंज किस में हो रहा है, यू ओ एल डी जी एंड आई। सिंपल है। इसको जब आप देखोगे गौर से, तो ये अल्फाबेट के विपरीत विपरीत क्रम में चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे ए चेंज किस में होता है, जेड में। जेड किस में होता है, एम में। बी चेंज किस में होता है, वाई में। वाई चेंज किस में होता है, बी में। ये विपरीत क्रम चलते हैं। विपरीत क्रम लिख लो यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये किस में बन रहा है, जेड। ये वाई, ये एक्स, ये डब्ल्यू, ये वी, ये यू, ये। समझ गया पैटर्न कैसे बन रहा है। और ये एस में, ये पूरी ऐसे चलेगी लास्ट तक, एम तक चलेगी। लास्ट में एम आएगा जो किसमें चेंज होगा, एन में। फिर ये विपरीत आ जाएगी, और ये इस पैटर्न के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। कैसे पता चलेगा एफ किसमें चेंज हो रहा है, एफ ये रहा, ये चेंज हो रहा है यू में। यू आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे है आई। आई किस में चेंज हो रहा है, ओ में। आगे जो अपने लिखा नहीं, आई किस में चेंज हो रहा है, ओ में। डब्लू किस में हो रहा है, ये रहा डब्लू, किस में, डी में। डी में हो रहा है। उसके बाद में वी आ गया, ये सॉरी ई आ गया, ई किस में हो रहा है, वी में। ये भी सही है। आर आएगा, आर किस में चेंज होगा, आई में। विपरीत क्रम में चेंज हो रहे हैं अल्फाबेट के। पैटर्न मिल गया। अब सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, जो भी अपन को दिया है उसको लिख लो। जे किस में चेंज होगा, क्यू में। ए किस में चेंज होगा, जेड में। क्यों आ रहा है, जेड आ रहा है, ये इसमें ए आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया। तीन ऑप्शन बच रहे हैं, एस का निकालते हैं। एस किस में चेंज हो रहा है, एच में। एच किस में आ रहा है, एच तीन में आ रहा है। अभी भी पता नहीं चला कौन सा है, एक ऑप्शन गलत हुआ है ये। अभी भी दो ऑप्शन बच रहे हैं, कौन सा आएगा। एम किस में चेंज हो रहा है, एम चेंज हो रहा है एन में। अभी बताया एन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एन किस में आ रहा है, ये रहा, जेड एच एन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पैटर्न मिल गया, बिल्कुल सिंपल सा है। पैटर्न फाइंड करो और क्वेश्चन आपका सोल है। ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है।
इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है और कॉमन मतलब फ्री फोकट के नंबर मिल रहे हैं आपको, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। मैं बोलता हूँ रीजनिंग में ये फायदा है। अगर आप और चीजें देखोगे, स्टेटिक्स वगैरह, स्टेटिक्स जीके हो गई, उनमें क्या होता है थ्योरेटिकल है, आप भूल जाते हो, याद नहीं आ रहा। इनमें भाई सिर्फ क्वेश्चन देखो, आंसर वहीं से फाइंड करो ना। ये जो 30 नंबर है, ये आपको मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं छोड़ने चाहिए। रीजनिंग अगर आप 30 क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो मुश्किल है फिर ना। इसमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज किया है कि एक विद्यार्थी कॉलेज द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद में उसमें आत्मदाह की कोशिश करता है, मतलब सुसाइड की कोशिश करता है। भीड़ उसे आत्मदाह के लिए उकसा रही है। आप एक पुलिस अफसर के रूप में वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। आप ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? जब आप खुद वहां पहुंचते हो तो आपको ही सोचना है कि क्या करोगे। ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं ना। इन्हीं ऑप्शनों को देख के आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों को डांटने के पश्चात उसको वहां से भगा देंगे। अब एक बात बताओ, जो सुसाइड कर रहा है उसके साथ आप ये करोगे हरकत? वो तो पहले ही मरने जा रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है ये गलत है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा बोल रहा है विद्यार्थी को गिरफ्तार करने के बाद उसे एक मनोचिकित्सक की सेवाएं दिलाएंगे। ये ऑप्शन कुछ हद तक सही लग रहा है भाई। गिरफ्तार करने का मतलब क्या है? गिरफ्तार करने का मतलब यहाँ थाने में डालना नहीं है। गिरफ्तार करने का मतलब आपने उसको सुसाइड करने से सुरक्षित कर लिया। सुसाइड आपने उसका रोक दिया। गिरफ्तार करने का मतलब यहाँ पर यह है। और एक मनोचिकित्सक की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उसके माइंड में अगर ये ख्याल आया है तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ उसके टेंशन है, डिप्रेशन है, जो भी रीजन हो ना, उसकी एक काउंसलिंग जरूरी है। काउंसलिंग के लिए उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, वो भी साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? विद्यार्थी के साथ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास जाएंगे। अब ये चीजें केस सोल्व करने के लिए होती है भाई। इसने ऐसा क्यों करा, क्या करा ना, उस टाइम आप ये नहीं करोगे भाई, केस सोल्व करने थोड़ी बैठोगे। अगर कोई बंदा आत्महत्या कर रहा है, वहां उसको बचाने बजाय चलो क्यों क्वेश्चन ये जो भी अपना केस है क्यों कर रहा है ये सोल्व करते हैं। पहले आप क्या करोगे? विद्यार्थी को बचाने की पूरी कोशिश करोगे भाई। पहले इसको बचाया जाए, इसका माइंड डिस्टर्ब जो हो रहा है उसको सही किया जाए, उस हिसाब से आप देखोगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है लाठीचार्ज का आदेश देने से पूरा पुलिस बल के आने का इंतजार करेंगे। अब बताओ लाठीचार्ज से क्या मतलब है? तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें ऑप्शन हो रहा है डी। गिरफ्तार का मतलब यहाँ पर वही है कि सबसे पहले आप उसको सुरक्षित करोगे। गिरफ्तारी का मतलब बंदे को आपने बचा लिया, सुरक्षित किया, फिर उसको एक डॉक्टर के पास लेके गए, जो कि काउंसलिंग के लिए उसके बहुत जरूरी है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो है ब्लड रिलेशन, संबंध निकालने हैं इसमें। रिलेशन वाला क्वेश्चन है। रिलेशन के मामले में थोड़ा हाथ कमजोर है, बट आपको क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व करवाएंगे। इसमें बिल्कुल हाथ कमजोर नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल अपन सोल्व करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। क्वेश्चन को समझिए पहले। इसमें जो है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं देखा तो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है। इसमें अलग तरीके से दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? यदि ए क्रॉस या ए मल्टीप्लाई बाई या ए गुणा डी का अर्थ, सबसे पहले लिख लीजिए। ए गुणा डी का क्या मतलब बता रहा है? डी जो है वो ए का पिता है। पहला लिख लिया। दूसरा बोल रहा है ए प्लस बी। इसका क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर? ए बी की पत्नी है। तीसरा क्या बोल रहा है? ए भाग बी का मतलब है यहाँ पर ए बी का भाई है।
अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे, इसमें ये बोल रहा है, इसको एक अपन को समीकरण टाइप दे दिया कुछ, और फिर बोल रहा है जे का एल से क्या संबंध है। तो अगर ये मैथ की भाषा में पूछ रहा है तो अपन मैथ के हिसाब से दिमाग लगाएंगे। दिमाग इसमें ये है कि यहाँ पर देखो आप गौर से कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो रहा है, जो इधर वाला है वो इसका पिता है, जो इधर वाला अल्फाबेट है वो इसका पिता है ना, इसका मतलब पिता का रिलेशन आ रहा है यहाँ, पिता बेटे का रिलेशन आ रहा है। प्लस का निशान जहां आ रहा है, ऐड हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये जो है इसकी पत्नी हो रही है, पति पत्नी का रिलेशन बन रहा है, ए बी की पत्नी है। अब जहां पर भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पर भाई का रिश्ता आ रहा है, भाई ए बी का भाई है, ये जो ए है इसका भाई है, तो ये सिस्टर हो गई, ये मान ले ये इसका भाई है। तो यहां से क्या पता चल रहा है अपन को, जहां डिवाइड हो रहा है वहां भाई बहन का रिश्ता बन रहा है। तो इस आधार पे अपन इस जो मैथमेटिकल अपन को साइन दिए हुए हैं उस हिसाब से इसको फाइंड करेंगे अपन। इसमें मेन जो फोकस करने वाली बात है वो यही है कि जो इसमें जो रिलेशन निकालेंगे वो उसी आधार पे निकलेंगे। इसमें चलो पहले सबसे पहले वो लिख लीजिए, जे प्लस एच डिवाइड आर मल्टीप्लाई बाई एल। अब जहां प्लस हो रहा है, सबसे पहले प्लस में क्या हो रहा है, पति पत्नी का रिश्ता बन रहा है, ए बी की पत्नी है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इसकी ए बी की पत्नी है, तो जे एच की पत्नी है। ठीक है, एच और आर डिवाइड हो रहा है, तो ये भाई बहन का रिश्ता है। क्या हो रहा है, ए बी का भाई है, तो एच आर का भाई है, एच जो है आर का भाई है, ये क्या हो गई, सिस्टर, तभी तो भाई होगा। और जहां मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, पिता का रिश्ता, बी एक का पिता है, इसमें क्या होगा, एल आर का पिता है, पिता है, ये ब्रदर है, ये भाई है, ये सिस्टर है, और ये इनका पिता है। अब ये जो पूछ रहा है, और ये अब ये सिस्टर है, ये इसका भाई है, और ये भाई की पत्नी है, और ये भाई का बाप बन रहा है सीधा, क्योंकि ये सिस्टर का पिता है तो इसका भी पिता यही होगा, और ये इसकी पत्नी है, तो ये सीधा रिलेशन इनका पूछ रहा है, जो ससुर है इसका। नहीं, ये क्या पूछ रहा है, जे का एल से क्या संबंध है, तो सिंपल सा दिख रहा है, बेटी है नहीं, बेटी ये है, बहू, बाप भी बनेगी नहीं, ये भी नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है, ये इसका ससुर बन रहा है तो ये इसकी बहू है। आसानी से समझ में आ गया। इसमें बस इनका ध्यान रखना है, इनके आधार पर अपन को सोल्व करना है, क्योंकि इनके हिसाब से अपन को यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, उस आधार पर ये सोल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है जिसमें स्टार चिन्ह लगे हुए हैं, और स्टार चिन्ह की जगहों पर अपन को ये मैथ के साइन रखने हैं, और उससे फाइंड करना है कि समीकरण संतुलित हो। जब समीकरण संतुलित बोलते हैं इसका क्या मतलब होता है, संतुलित का एक ही मतलब होता है समीकरण में, RHS बराबर LHS। मतलब राइट हैंड साइड बराबर होगी लेफ्ट हैंड साइड के, इक्वल का साइन आते ही समीकरण बन जाती है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लास्ट में आ रहा है, लास्ट वाले स्टार में इक्वल आएगा, यह अपने सभी ऑप्शनों में दिया हुआ है। तो समीकरण को संतुलित या उसे सेटिस्फाई करने के लिए
LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS होना बहुत जरूरी है, और वो इसमें करना है और उसको संतुलित करना है। तो स्टार में ऐसे कौन, स्टार की जगह मैथ के साइन रखने हैं और अपन को फाइंड करना है। अब यहां से पता लग रहा है कि लास्ट वाले स्टार में इक्वल आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाकी जो बच गया अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 52। 52 आते हैं अपनी समीकरण संतुलित हो जाएगी। बस यही अपन को इसमें सोल्व करना है। तो चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, रख के देख लो। 6 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 2 -1 गुणा 11 और बराबर 52। इसको अपन को सोल्व करना है। सबसे पहले मास ऑफ बोर्ड के फॉर्मूले के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से डिवाइड सोल्व होगा, तो ये आ गया 7, 7 से मल्टीप्लाई होगा 6, 42 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 11। 42 में से 11 माइनस हो रहा है, इसका मतलब 52 तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए अपना गलत है। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी में आप साइन रखोगे 6 मल्टीप्लाई बाई 14 भाग 2 -1 प्लस 11। इसका कितना मान आ रहा था, इसको पहले सोल्व किया 42। 42 आ रहा था इसका, यहाँ से पता चल रहा है पिछली बार सेम साइन है। यहाँ पे कितना है 11 -1 हो रहा है, कितने बच गए 10, कितना आ गया 52। मतलब ऑप्शन बी समीकरण को संतुलित कर रहा है। संतुलित कैसे कर रहा है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ऑप्शन बी अपना सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये नॉर्मल सा क्वेश्चन थ्योरी का है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। ये इतने सिंपल है ये कि आपको आने ही चाहिए, फ्री पॉकेट के नंबर मिलते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को उस जगह पर रखना है और आंसर देना है, जो भी ऑप्शन में से देख के। सिर्फ कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग लगाना है और इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके कार्यालय का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी आपके कमरे में धड़ल्ले से घुसता है तथा ये शिकायत करते हुए चिल्लाता है कि कोई भी उसकी पेंशन प्रकरण से निपटने में मदद नहीं करता। आप ऐसे में सर्वप्रथम जो करेंगे वह है। इसमें यह है कि आम आदमी एक कार्यालय में आता है अपना काम करवाने के लिए पेंशन से रिगार्डिंग, और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और वो अपनी बात रखने के लिए बार बार ऑफिस में इधर उधर भटक रहा है, और वो परेशान होके चिल्लाने लग गया कि अब क्या, तो अब आप वहां पर होगे तो क्या करोगे। सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, चपरासी को बुलाकर उस व्यक्ति को अपने कमरे से बाहर कर देने के लिए कहेंगे। रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, बट अपन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, आप स्वयं उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहेंगे। ये भी रियल लाइफ में होता है, बट यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत है। अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है, रियल लाइफ अलग है। कल आप भी कर्मचारी बनोगे तो ध्यान रखना। ऑप्शन सी क्या आ रहा है, कुछ नहीं करेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है, उसे बैठने के लिए कहेंगे, अपनी समस्या आपको बताने के लिए कहेंगे। ये आपको करना चाहिए और हमेशा ही करना चाहिए, आगे आप भी ध्यान रखना, ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिशा सूचक से है, रीजनिंग की दिशा ज्ञान मान लो या दिशा सूचक मान लो, जो भी है उसका क्वेश्चन। इसको सोल्व करने के लिए आपको बता रखा, सबसे पहले डायरेक्शन या दिशा सूचक डायग्राम बना लो, उसके बिना ये सोल्व नहीं होगा। सबसे पहले ये बना लो ताकि इजी हो क्वेश्चन सोल्व करने। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये पश्चिम। जैसे अपने डायरेक्शन डिनोट करती,
उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले ये बनाना है, इससे आपको दिशा का आइडिया रहेगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। अमिता उत्तर दिशा में 20 मीटर चलती है। अमिता कोई लड़की है, माना कि अमिता यहाँ पर बीच सेंटर में है। अब वो 20 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ कितना चलती है? 20 मीटर। इस क्वेश्चन में बेसिक चीजों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे एरो लगाना है। एरो लगाना क्यों जरूरी है? इससे आपको आइडिया रहेगा कि बंदे का फेस किस तरफ है या बंदी का फेस किस तरफ है। एरो की तरफ। फेस इस तरफ है तो इसकी राइट हैंड साइड कौन सी होती है? ये राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? दायां भाग या दाईं साइड। ये कौन सी हो गई? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को क्या बोलोगे? बायां भाग। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ बेसिक चीजों में आप गलती करते हो फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर ये आपका सही है, इतना आपने कर लिया, तो कैसा भी क्वेश्चन हो कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस चीजों बेसिक ध्यान रखना। और आगे में फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब दायां आ गया, इधर कितना मीटर चलती है? 30 मीटर। दायां मुड़ा और चलती है 30 मीटर। इसके बाद में वो क्या बोल रहा है? फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है। अब यहां से बाएं मुड़े की फेस की तरफ है, एरो की तरफ। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। बायां मुड़ा कितना चली? 25 मीटर। एरो का साइन लगा दिया। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। फिर दायां मुड़ा उसने और इस बार चल रही है वो 30 मीटर। इसका दायां किधर हो गया? राइट हैंड साइड। कितना चली है? 30 मीटर। ठीक है। अब आगे बढ़ते, वहां से वो फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है। फेस किस तरफ है? दाएं किस तरफ हो गया? ये राइट हैंड साइड। कितना चलती है? 65 किलो 65 मीटर चलती है। ठीक है। 65 मीटर चलती वो वह फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। अब यहाँ पर फेस किस तरफ है? यहाँ पर। बायां किधर हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया राइट हैंड साइड। कितना चलती है? 40 मीटर। ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। बायां कहां पर है? ये एरो का साइन, ये फेस। बायां ये हो गया। कितना चली? 20 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ तक 60 मीटर। अब उसका लास्ट स्टॉप ये है, बिल्कुल इसके सिद्ध में। ये कितना है? 40 मीटर। दोनों को ऐड कर दिया। ये उसका घर की लोकेशन है, घर है उसका। क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है, वो क्या बोल रहा है? वह अपने घर से कितनी दूरी है और अपने घर के सापेक्ष किस दिशा में। घर कहाँ पर है उसका? ये रहा। तो घर की दूरी कितनी हो गई? 60 प्लस 40 कितना आ गया? 100 मीटर दूरी आ गई। अब वो पूछ रहा है कि घर के सापेक्ष मतलब घर के सामने वो किस दिशा में। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। और ये कौन सी आ गई? पूर्व। और उसका लास्ट में कहां रुकती है वो? पूर्व दिशा की ओर। तो ऑप्शन बी। इसमें कुछ नहीं, बेसिक दिशा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको बेसिक दिशा का ज्ञान है, लेफ्ट एंड राइट का बेरा कंप्लीट आइडिया है, बस एरो का निशान फॉलो करो। एरो की तरफ फेस रहेगा हमेशा। फिर आप लेफ्ट एंड राइट पहचान लोगे आराम से और सोल्व कर लोगे। बेसिक क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्दों के युग्म के बारे में, उनके रिलेशन के बीच में जो भी है, किस आधार पर रिलेशन दिया हुआ है उस आधार पर अपन को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच में वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग्म के बीच में है। जो इनके बीच में जो संबंध है उसके आधार पर अपन को इस ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा मैच खा रहा है उससे।
तो जब देखोगे इसमें दिया हुआ है सरपट घोड़ा, सरपट गति को डिनोट करता है और वो किसकी को, घोड़ा। क्रिया है इस तरीके से, ये गति क्या है, क्रिया। ठीक है, सरपत घोड़ा ही दौड़ता है, पक्षी, अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, पक्षी कंगारू, इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगला देखते हैं हाथी और मंथर चाल, इसमें हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें हाथी आ रहा है, हाथी कैसे चलता है, अपनी ही मस्ती में मस्त चाल चलता है, उसको बोलते हैं मंथर चाल, इस पे हो सकता है। चलो और अगला ऑप्शन, दौड़ और शेर, इनका भी बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दौड़ से शेर को कोई लेना देना नहीं है, शेर और दौड़ के बीच में ऊपर वाले युग्म के हिसाब से कोई मैच नहीं कर रहा है। नीचे वाला डी, भगदड़ और चूहा, इसके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि भगदड़ और चूहे के बीच में ऊपर वाले सरपट और घोड़े की तरह कोई युग्म नहीं बन रहा, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, बी। तो इसमें ऑप्शन है बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये अपन को संख्या श्रेणी दी हुई है, मतलब संख्या श्रेणी की यूनिट से लिया हुआ क्वेश्चन है ये, रीजनिंग की, जिसमें क्या होता है अपन को पैटर्न फाइंड करके वैल्यू निकालनी होती है। और पैटर्न किस में से फाइंड करते हो, दी हुई श्रृंखला में से। पैटर्न फाइंड करने का, पैटर्न का मतलब क्या है कि जो श्रृंखला बन रही है वो किस आधार पर, किस नियम से बन रही है, +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, क्यूब हो रहा है, किस जो भी नियम लगते हैं, जो भी पैटर्न है, वो इसमें अगर अपने फाइंड के लिए कि ये 24 से 25 कैसे आया, 25 से 33 कैसे आया, वहां से अपन को पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिलते ही ये ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। पैटर्न फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, चौबीस अवेलेबल, 25, 33, 60, और ये अपन को फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो 25 कैसे बना, माना कि +1 कर दिया, 24 में 1 करा, 25 बन गया। आगे फॉलो करते हैं इसको, 25 में 1 करा, 26 बना, जो कि गलत है, मतलब ये पैटर्न नहीं लागू हो रहा है इसमें। अगला देखते हैं, अगला पैटर्न देखोगे इसमें, माना कि स्क्वायर करा, एक का स्क्वायर 1 होता है, ऐड करा, कितना बन गया 25, दो का स्क्वायर 4 होता है, ऐड करा, कितना बन गया 29, ये भी मैच नहीं खा रहा है, तो ये भी अपना गलत है। पैटर्न फाइंड अभी तो चलो मैं करके दिखा रहा हूं, बट परीक्षा में आप ऐसे थोड़ी करोगे, उसके लिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपको पैटर्न मिल जाएगा। इसमें क्या आएगा, क्यूब करोगे, एक का क्यूब प्लस किया 1 25, दो का क्यूब 8 33, तीन का क्यूब 27 60, और 60 में कितने का करोगे, चार का क्यूब, चार का क्यूब 64 64 प्लस 60 कितना हो गया 124 124, ऑप्शन बी। सिंपल था, मैथमेटिक बेसिक मैथ, वहां से आपको इसका आइडिया लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शब्दकोश, डिक्शनरी, जिसके हिसाब से अपन को जो वर्ड दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा कि कौन सा वर्ड बाद में आएगा। शब्दकोश से ये पहला अपना क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। डिक्शनरी में शब्द कैसे अरेंज होते हैं, अल्फाबेट के आधार पे, तो अल्फाबेट के आधार पे इसको सोल्व करते हैं। जब अल्फाबेट के आधार पे आप चेक करोगे तो पहला वर्ड सबका सेम है, कोई आइडिया नहीं लगेगा, दूसरा वर्ड सबका सेम है, फिर कोई आइडिया नहीं लगेगा, तीसरे वर्ड में आएगा तो तीसरा वर्ड सबका अलग है, तो वहां से अपन डिसाइड कर सकते हैं पहला कौन सा आएगा। इसमें ए आ रहा है तो ए सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, और।
अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि एम यू आर इनमें से कौन सा पहले आता है, तो इनमें एम सेकंड पे आएगा। सेकंड मतलब 5 दूसरे नंबर पे। अब ऑप्शन में चेक करो 4 5 कहाँ पर आ रहा है, ये इसमें नहीं आ रहा, ये कट गया, इसमें भी नहीं आ रहा, ये कट गया, ऑप्शन बच रहे हैं अपने पास 2, 4 5 आ रहा है। इसके लिए अगला देखना पड़ेगा। अब ए आ गया, एम आ गया, अब तीनों में से ऊपर में से पहले कौन सा आएगा, यू नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, आर आएगा। आर आएगा तो 2 नंबर तीसरे स्थान पर। यहां से ऑप्शन का पता चल रहा है कौन सा आ रहा है, सी। बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर ये भी नहीं आता आपको तो एग्जाम छोड़ देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेन आरेख दे रखा है। वेन आरेख से अपन को ऑप्शन देख के उसको, अच्छा वेन आरेख दे रखा है और वेन आरेख से अपन को आंसर फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, वेन आरेख से आंसर फाइंड करना इतना सिंपल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वेन आरेख अगर आपको दे रखा है और फिर वो उसमें से पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी है, जो भी है, जैसे अपन को वेन आरेख भाषा का दे रखा है, 3 भाषा है यहाँ पर जो स्टूडेंट बोल सकते हैं, उसके आधार पर अपन को इसमें क्या फाइंड करना है, इसके अनुसार ऐसी भाषा, ऐसे स्टूडेंट की कुल संख्या फाइंड करनी है जो कम से कम 2 भाषा बोलते हो। कम से कम नहीं, सिर्फ 2 ही भाषा बोलते हो, क्योंकि कम से कम 2 भाषा बोलेंगे तो फिर तीसरी भी इसमें ऐड हो जाएगी। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 ही भाषा बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब इस वेन आरेख में जब आप देखोगे कि 2 भाषा कौन कौन बोल सकता है, आई सिर्फ अंग्रेजी बोल सकता है, जे सिर्फ हिंदी बोल सकता है, के सिर्फ तमिल बोल सकता है। एन में आओगे, एन तीनों में कॉमन है, तीनों गोलों में कॉमन है तो तीनों भाषाएं बोल सकता है। एम देखोगे 2 में कॉमन है तो 2 भाषा बोल सकता है। ओ को देखोगे 2 में कॉमन है, कॉमन कितनों में उससे आइडिया होगा कि बंदा कितनी भाषा बोल सकता है, क्योंकि ये अंग्रेजी में भी आ रहा है और तमिल में भी आ रहा है एम, तो 2 भाषा बोल सकता है। एन तीनों में कॉमन आ रहा है तो तीनों भाषाएं बोल सकता है। यहाँ से आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है, तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि 2 भाषा बोलने वाला सबसे पहले कौन सा है, एल, दोनों में कॉमन है, पहला स्टूडेंट एल। टोटल बतानी है तो ऐड कर देंगे। अगला स्टूडेंट देखोगे एन नहीं आएगा, एन तीनों भाषाएं बोल सकता है, एम आ जाएगा, एम भी 2 बोल सकता है, प्लस से ऐड कर देंगे। इसके बाद में आओगे ओ, ओ भी दोनों भाषाएं बोल सकता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल। वेन आरेख आप देख के आराम से फाइंड कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, न्याय विनिमय से है। इसमें खतन दिया हुआ होगा, निष्कर्ष दिया होगा, उससे वेन, खतन से वेन आरेख बनता है, आपको बहुत बार बता दिया है मैंने। खतन से वेन आरेख बनाओ और क्वेश्चन सोल्व करो, उसको निष्कर्ष में पुट रख के देख लो, पता चल जाएगा। खतन से वेन आरेख बनता है। फर्स्ट खतन क्या बोल रहा है, कुछ सुपरस्टार अभिनेता है। वेन आरेख बनाने का सिंपल सा तरीका है, सुपरस्टार भी दे रखा है, जितने अपने पास आइटम दे रखे हो या किसी का नाम दे रखा हो या कोई किसी जगह का नाम दे रखा हो, जितने आइटम है उतने गोले बनेंगे। पहले में क्या बोल रहा है, कुछ सुपरस्टार, कुछ का वर्ड का यूज हो रहा है, पहले भी बता रखा है, कुछ होगा तो दोनों में क्रॉस होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सुपरस्टार। ये क्या हो गया, अभिनेता। कुछ सुपरस्टार अभिनेता है तो ये मिल गया। आगे वाला वाक्य क्या बोल रहा है, कुछ सुपरस्टार लेखक है। सुपरस्टार कौन सा है, ये कुछ बता रहा है, क्या है ये, लेखक। तीसरा वाक्य देखो, कुछ अभिनेता निर्माता है। कुछ अभिनेता क्या है, निर्माता। तो एक और गोला बनेगा, साइड में देखें, इधर बना देता हूं मैं, ये क्या है, निर्माता। वेन आरेख बन गया। वेन आरेख बनते ही उसके बाद में आप आओगे निष्कर्ष में। निष्कर्ष से जो भी वाक्य दे रखा है उसको चेक करोगे वेन आरेख से कि वो कितना
अनुसरण उसका करता है कि नहीं। फर्स्ट वाक्य देखोगे, कुछ सुपरस्टार, सुपरस्टार कौन सा है, ये रहा, कुछ सुपरस्टार निर्माता है, निर्माता और सुपरस्टार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पहला कथन गलत है। आगे वाला चेक करेंगे, कुछ अभिनेता लेखक है, लेखक वाला ये रहा, अभिनेता वाला ये रहा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा भी गलत। इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा, न तो निष्कर्ष स्पष्ट और न ही सेकंड का अनुसरण करता है, ऑप्शन सी। वेन आरेख बना लिया तो आंसर आपका 100% सही है। वेन आरेख जितना सही बनना चाहिए, वेन आरेख ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वेन आरेख जैसे बन गया आगे तो अपने आप हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल सी बेसिक मैथ है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें साइन की अदला बदली की गई है, जो भी अपन को वैल्यू दे रखी है और उसको सोल्व करना है। इसमें क्या बोल रहा है, प्लस की जगह माइनस रखना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना है, इतना सा है। पहली वैल्यू क्या है, 2 7 3 6, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड भाग करना है, किससे, 8, माइनस की जगह प्लस 55, प्लस की जगह माइनस 105, भाग की जगह गुणा 2, और इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। मैथमेटिक्स का रूल लगेगा बोर्ड मार्क्स का, सबसे पहले क्या सोल्व होगा, भाग, डिवाइड, डिवाइड सबसे पहले सोल्व होगा, 8 से डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा, 342, सोल्व कर लेना आप, 342 आएगा इसका, प्लस 55 माइनस 105 मल्टीप्लाई बाई 2, 10, 1 और 2, 210। अब इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 187, 187, ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो धन्यवाद आप सभी को। जैसा भी मेरा कंटेंट लगाओ कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए, कहाँ कमी रही, कहाँ सुधारने की जरूरत है, कहाँ आपको डाउट हो रहा है, जो भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन अपने लिए हमेशा खुला है। बाकी बात रही पीडीएफ की, ये बायो में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा मैं, उससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और फिर इसको वापस से रीचेक कर सकते हो जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। कमेंट बॉक्स अपने लिए हमेशा खुला है, वहां पर आके कमेंट करिए। और